गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट के बारे में और कुछ टॉपिक जो कवर करेंगे इस सीरीज़ में वो टॉपिक होंगे हमारे इन्वेस्टमेंट का बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, स्टॉक चेन क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, IPOs क्या होते हैं, न्यू इशू प्राइस और न्यू इशू मार्केट क्या होता है, कैसे स्टॉक की लिस्टिंग होती है, कैसे लोग फंड रेज करते हैं, कैसे स्टार्टअप फंड रेज करते हैं। और IPO का तो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल। हाँ, फिर सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक चेंजेस होते हैं जिसमें वो सिक्योरिटीज लिस्ट होती है, ठीक है, और लिस्ट होने के बाद हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यानी कि जो स्टॉक चेंज की फंक्शन होती है वो आती है सेकेंडरी मार्केट में। फिर उसके बाद डेरिवेटिव्स आता है। तो डेरिवेटिव में ये डिराइव किए जाते हैं अपने अंडरलाइंग एसेट से। तो इसमें हम लोग पहले डेरिवेटिव के पहले में ये 4 चीज़ें पढ़नी होंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पूरा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट और डेरिवेटिव सारा अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। पहला है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो जनरली इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर हम लोग जो भी अर्न करते हैं उसमें से मैक्सिमम खर्च हो जाता है, बड़ा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर पाते हैं। जनरली जो किताबें होती हैं वो यूरोप अमेरिका में लिखी जाती हैं, तो वहाँ पे क्या है, सरप्लस इनकम काफ़ी हो जाती है। बट इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है और लगभग 25-30 करोड़ पॉपुलेशन तो ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो उसके पास सेविंग क्या, उसको तो सुबह ये नहीं पता होता है उसको रात को पेट में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब रात में उसको भूखा सोना पड़ेगा या वो कुछ खा पी के सोएगा, ये भी नहीं पता होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, पहले तो सेविंग समझते हैं। तो सेविंग का मतलब जो भी पैसा हम अर्न करते हैं, द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंड एंड रेस्ट सेव फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और ज़्यादातर लोगों के साथ दुनिया में क्या होता है कि जो भी मिलता है वो इनका लगभग खर्च ही हो जाता है, बहुत मुश्किल से कुछ सेव कर पाते हैं। और 60-70 और काफ़ी हद तक 80% लोग हमेशा जो है कुछ ना कुछ डेट ट्रैप में फंसे रहते हैं, रैट रेस में फंसे रहते हैं। रैट रेस क्या होती है कि आप एक बार से डेट ट्रैप में फंसते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी में उससे निकलने के लिए सर्वाइव करते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं और फाइनली लोग मर जाते हैं और वो कहानी खत्म हो जाती है। ये होता कैसे स्टार्ट है, क्योंकि उनके पास अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट नहीं होती हैं, उन्होंने अपने अप्रोप्रिएट रिटायरमेंट प्लान नहीं किया होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग ये समझेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सेविंग का मतलब ये हुआ सिंपल कि आपने जो पैसे आपको मिले उसमें से आपने कुछ निकाल के रख लिए, किसी कॉफ़ी कैन में, किसी जार में, किसी तिजोरी में, अपने बॉक्स में, सेविंग अकाउंट में, कहीं पे पैसे जमा कर लिए, अलग करके रख लिए। तो वो क्या है, सिंपल सेविंग है। अच्छा, instead of keeping the saving idle you may like to use saving in order to get returns on it। अब अगर जो सेविंग हमने करी, जो पैसे हमने बचाए, उससे अगर हम चाहते हैं कि वो रिटर्न कुछ हासिल कर लें, यानी कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उस तरह से हमारा पैसा भी हमारे लिए काम करे। अगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा पैसा भी क्या और पैसा कमा सकता है, बिल्कुल कमा सकता है। वो कैसे हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से। अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दें कहीं ना कहीं, तो उससे ये होगा कि जो पैसा है वो काम करने लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द सेविंग आइडल यू मे लाइक टू यूज सेविंग इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न्स ऑन इट। व्हाई शुड वन इन्वेस्ट, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बताएंगे आप लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें क्या फायदा है इन्वेस्टमेंट करने से। तो देखिए, पहली बात तो क्या, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अर्न रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्सेज। जो आपका पैसा खाली पड़ा है, तो आप दिनों रात काम कर रहे हैं बट आपका पैसा तिजोरी में आराम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तरीका क्या है, आप आराम करो, आप गोवा के बीच में बैठ के लेमनेड पियो, आप किसी हिल स्टेशन में बैठ के कॉफी का आनंद लो और आपका पैसा आपके लिए काम करे, ठीक है। होता क्या है, यहाँ दिनों रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसे को लाके तिजोरी में रख दिया, कॉफी कैन में रख दिया, मर्तबान में रख दिया, गद्दे के नीचे दबा के रख दिया, वो रखा हुआ है, सो रहा है, आराम कर रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये अगर हम अपने पैसे को काम में लगाएंगे, अपने आइडल रिसोर्सेज को काम में लगाएंगे, तो उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिंग का एक प्रॉपर डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग और सेविंग को अगर हमें बिल्कुल बाइफरकेट करना है, तो सेविंग का मतलब ये हुआ कि आपने सिंपल पैसे को कहीं जमा कर दिया। आप मान लीजिए सेविंग अकाउंट में जमा किया, तो बहुत लोग ये कह सकते हैं भाई हमने तो इन्वेस्ट कर दिया ना, क्योंकि उसमें हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं।
लेकिन हम सेविंग अकाउंट में रखे पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि हमें जो रिटर्न मिल रहा है सेविंग अकाउंट से वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम तब मानेंगे जब हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिले। तो जब हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलेंगे तो हम ये मानेंगे कि हमारा पैसा इन्वेस्ट है, मतलब एटलीस्ट हमारा कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हमें इन्वेस्ट करना हो जहां पे हमें जो रिटर्न मिल रहा हो वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। तो पहली बात, अर्न रिटर्न्स ऑन योर आइडल रिसोर्सेज, ठीक है। सेकेंड, जनरेट ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक गोल इन लाइफ। अब जैसे किसी ने प्लान कर रखा है इसको 3 साल बाद कार खरीदनी है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने, ठीक है। किसी ने प्लान कर रखा है कि उसको घर बनाना है 10 साल बाद। किसी ने प्लान कर रखा है कि उसका बच्चा अभी 1 साल का है, उसको 18 साल में हायर एजुकेशन करानी है, उसके लिए पैसे चाहिए, 25 लाख रुपए फीस जमा करनी होगी। किसी ने प्लान कर रखा है कि उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। तो ये सब ये स्पेसिफिक गोल है लाइफ में जिनको पूरा करने के लिए हमें एक लमसम मनी चाहिए होती है। तो हम उसके लिए अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो हमारा काम पूरा हो जाए, ठीक है, हमारे वो उतना पैसा इकट्ठा हो जाए। और एक और रीजन होता है अनसर्टेनिटी, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं मान लो 50,000 रुपये मैंने अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया कि जो अर्निंग हो रही थी, जॉब कर रहे थे, जॉब चली गई, या मैं डिसेबल हो गया, मैं काम करने काबिल नहीं बचा, एक्सीडेंट हो गया, तो अब मेरा खर्चा, मेरे बीवी बच्चों का खर्चा, मेरे बूढ़े माता पिता का खर्चा कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक तो इंश्योरेंस होता है और दूसरा ये होता है कि हम लोग सेविंग भी करके रखते हैं कि हमारा जो सेविंग है या हमारे पास ऐसी पैसिव इनकम ऐसी आने लगे कि अगर हम कभी आगे चल के फ्यूचर में काम नहीं कर पाए तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हमें इतना रिटर्न बना के दे दे कि हमारा डे टू डे का एक्सपेंस जो है वो मीट आउट हो जाए। फिर एक चीज और, अभी जैसे हम लोग ने बात करी कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई वन नीड टू इन्वेस्ट वाइजली इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हमें इसलिए बहुत समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। एक गाना सुना होगा आप लोगों ने पीपली लाइफ का, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ठीक है। तो यही इन्फ्लेशन के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब कमाई तो बहुत हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन क्या करता है, सब खा जाता है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि आप पैसा कमा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपका पैसा बढ़ रहा है। जैसे अब किसी ने मान लो एफडी कर दी है, ठीक है, एफडी में उसको 5% का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिटर्न मिल रहा है लेकिन इन्फ्लेशन 8% का चल रहा है, तो वो सोचा उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है बट रियल टर्म में उसको 3% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। उसका पैसा डिग्रो कर रहा है, यानी महंगाई डायन खाए जा रही है उसका पैसा, ठीक है। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। ये क्या है? ये इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आप मान सकते हैं। कोई पूछे व्हाट इज इन्फ्लेशन तो आंसर क्या देना है? इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। इसको अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली व्हाट इज कॉस्ट टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव। अब ये क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या चीज होती है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये होता है कि हमें अपने जीवित रहने के लिए, हमें अच्छे ढंग से रहने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना पड़ता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसे कि घर का रेंट देना है, मोबाइल का बिल देना है, टीवी का रिचार्ज कराना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, वाटर का बिल देना है, दूध वाले को पैसे देने हैं, सब्जी वाले को पैसे देने हैं, अनाज मंगाना है, ग्रोसरी मंगाना है, गैस का बिल देना है। तो ये सब सारी की सारी चीजें अगर ये महंगी होती चली जाएंगी, अभी क्या हो रहा है पिछले 5-7 साल से बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। और बीच में कोविड की वजह से और बढ़ गई, अभी यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से और तेजी से महंगाई बढ़ रही है। और क्रूड ऑयल हमारे यहाँ होता नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है और हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है और क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है उसमें सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन का। अब ये कहो हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है और हमारा एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है और हमारी इंटरनल कंजम्पशन है कि हमारा दुनिया के बहुत ज़्यादा जितने भी बड़े बवंडर होते हैं, सब प्राइम क्राइसिस या यूक्रेन रशिया वॉर या जो भी चीज़ें होती है उतना हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि हम सब शॉक अब्जॉर्बर हैं, हम सब एब्जॉर्ब कर जाते हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अदरवाइज अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 150 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स, और क्रूड ऑयल यहाँ होता नहीं है, सोना भी यहाँ बहुत हम लोग बाहर से मंगाते हैं और
इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हम सब बाहर से मंगाते हैं, तो हमारा मैक्सिमम पैसा तो बाहर ही चला जाता है। इसकी वजह से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती रहती है और इस समय लाइफ टाइम लो पे पहुंच गई है। कितना हो गया है डॉलर रुपी रेट? $1 के आसपास तक पहुंच गया था। मतलब ये लाइफ टाइम लो है। 77 रुपए हमें देने पड़ते तो हमें $1 मिलता है, यानी कि अमेरिका का ₹1 लेने के लिए हमें 77 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हमारी करेंसी का जो रेट है वो डिप्रिशिएट कर रहा है। Inflation causes money to lose value because it will not buy the same amount of goods or services in the future as it does now or did in the past। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपए हैं, आपका बर्थडे आया और आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, और आपने कहा कि ठीक है मुझे 100 रुपए का एक पार्कर का पेन लेना है। आप गए, आपने दुकान से जाके एक पार्कर का पेन परचेज कर लिया। फिर नेक्स्ट बर्थडे आया, फिर पापा ने आपको 100 रुपए दिए। आप फिर दुकानदार के पास पहुंचे कि अब वाला पेन तो टूट गया, अब मुझे नया पेन लेना है। जब वहां पहुंचे तो उसने कहा कि 100 रुपए में पेन नहीं मिलेगा, अब 110 रुपए का हो गया है। तो आपने कहा यार पिछली साल तो 100 रुपए का मिल गया था, अभी 110 का होगा। उसने कहा हाँ महंगाई बढ़ गई है ना। तो हमने कहा महंगाई बढ़ गई है क्या मतलब, पापा ने तो 100 ही रुपए दिए हैं। तो वापस आप आए, आपने कहा पापा से कि 110 रुपए दीजिए। उनका 110 रुपए क्यों दें, उनका महंगाई बढ़ गई है। तो उनका महंगाई बढ़ गई है क्या मतलब, देखा पापा जो आपने 100 रुपए दिए तो मुझे पेन खरीदना था। तो जब मैं दुकानदार के पास पहुंचा तो उसने कहा 100 रुपए वाला पेन 110 का हो गया है, इसलिए अब आपको पापा से 110 रुपए लेने पड़ेंगे तब आप ये पेन खरीद पाएंगे। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि महंगा कॉस्ट ऑफ लिविंग 10% से इंक्रीज कर गया, यानी इन्फ्लेशन रेट आप ये मान के चलिए कि 10% है। ठीक है, तो जब हम जिन चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको अगर हम खरीदने जाते हैं तो वो कितनी महंगी हो रही है साल दर साल, ये बताता है कि आपके देश में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। जनरली फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है हमारे यहाँ इंडिया में, फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है। फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, दूध, सब्जियां, अंडा, दालें, तेल, अनाज, ये बहुत महंगा हो रहा है। मतलब मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो 60-70 रुपए लीटर मिलता था वो उसमें 150-200 रुपए लीटर पहुंच रहा है। जो पल्सेस, दालें 50-60-70 रुपए मिलती थी वो 150-200 रुपए पहुंच रही हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा कि भाई 100% का इंक्रीज आ गया है 2-3 सालों में। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। किसमें? फूड आइटम्स में। सब्जियां, आलू 5 रुपए किलो मिलता था एक समय में, अब पता नहीं कितना होगा। ठीक है, मतलब काफी। टोमेटो, अनियन तो कभी कभी 100 रुपए पहुंच जाता है। एग्स महंगे हो रहे हैं, ठीक है, चिकन महंगा हो रहा है। तो ये सब खाने पीने की चीजें जो है वो महंगी हो रही है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन बहुत तेज है और बिना खाए काम नहीं चलेगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि चलो ठीक है अभी नहीं खरीदते अगले साल खरीद लेंगे, ये वाला पेन नहीं खरीदते ये वाला पेन खरीद लेंगे, लेकिन खाना आपको खाना ही पड़ेगा। ठीक है, खाना, फल, सब्जियां, दूध, जिसका तो कंजम्पशन, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्जियां आपको खरीदनी पड़ेंगी, दालें खरीदनी पड़ेंगी, ऑयल खरीदना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लेशन का बहुत एडवर्स इम्पैक्ट माना जाता है, ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वॉज अ 6% इन्फ्लेशन रेट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर, अगले 20 सालों तक अगर 6% का इन्फ्लेशन रेट रहे तो ₹100 परचेज टुडे वुड कॉस्ट 321 रुपए इन 20 ईयर्स। मतलब जो सामान आप 100 रुपए का अभी खरीद सकते हैं उसको 20 साल के बाद अगर आप खरीदेंगे तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 321 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का। This is why it is important to consider inflation as a factor in a long term investment strategy। अब आपने सोचा कि भैया मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अब मेरे 100 रुपए 321 रुपए हो गए 20 साल में। आपने मान लो एक इन्वेस्टमेंट किया कि देखो 3 गुना हो गया पैसा मेरा, 3-3.5 गुना हो गया। लेकिन पता चला इन्फ्लेशन रेट ही 6% का था और आपने जो एफडी कराई थी उसमें भी 6% का रेट मिल रहा था। तो आपको कितना रिटर्न मिला? फिर आपने एक ऐसी एफडी कराई जिसमें इंटरेस्ट रेट 6% का था। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके अपना आंसर दें कि अगर 6% इंटरेस्ट रेट था तो 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे और 6% का ही मुझे रिटर्न भी मिल रहा था और 20 साल के बाद 321 रुपए हो गए,
तो अब मेरा पैसा कितना बढ़ा, कितना रिटर्न मिला मुझे? हमें इफेक्टिव रिटर्न मिला 0, क्योंकि 100 रुपए जब हमारे 321 रुपए तो हो गए, लेकिन सामान उतने ही खरीद पाएंगे जितना 20 साल पहले खरीद सकते थे। तो यानी आपका परचेजिंग पावर तो कुछ बढ़ी नहीं, यानी आपको कोई रिटर्न नहीं मिला। इफेक्टिव रिटर्न 0, क्योंकि जितना पैसा बढ़ा उतना इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपका कोई पैसा नहीं बढ़ा। ठीक है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट ये फेल है ये। लेकिन एटलीस्ट इसने आपकी परचेजिंग पावर को इंटैक्ट रखा, घटने नहीं दिया। अगर मान लो आपने कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया होता, सेविंग अकाउंट में डाल देते, उसमें 2.5% का रिटर्न मिलता, तब तो आपकी परचेजिंग पावर ही कम हो जाती। ठीक है, परचेजिंग सेम चीज को 20 साल बाद खरीदने के लिए आपको 321 रुपए की जरूरत हो रही है, जबकि आपके पास बैंक में बढ़ के 150 रुपए हुए हैं, 200 रुपए हुए हैं, तो आपको तो लग रहा है कि पैसे डबल हो गए। लेकिन आपको फर्दर उसी लेवल पे जाने के लिए आपको अभी 121 रुपए और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट में इसको कंसीडर नहीं किया तो लोग, और 70-80% लोग दुनिया के इसको कंसीडर नहीं करते हैं इन्वेस्टमेंट में। वो क्या करते हैं? एफडी में पैसा लगाते हैं, वो किसान विकास पत्र में पैसा लगाते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगाते हैं, कहते हैं इसको इन्वेस्टमेंट करा है मैंने। और इन सारे इन्वेस्टमेंट में वो एफडी, वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, वो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, वो डिबेंचर खरीद लेते हैं, जिसमें उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं मिलते हैं। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न चाहिए तो हमें किस में पैसा लगाना चाहिए? गोल्ड में आपको ये मान लो कि लगभग आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल जाएंगे, मतलब इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न वो दे देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेम विद आपका गोल्ड के अलावा फिर एक और दूसरा एक एसेट क्लास है जिसको कहते हैं रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, वो हमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न देता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका इक्विटीज। ठीक है, शेयर्स, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के शेयर लॉन्ग टर्म में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलते हैं। म्यूचुअल फंड, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, हाइब्रिड फंड्स, तो ये कुछ ऐसे एसेट क्लास हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल जाते हैं। ठीक है, जिसको अच्छे से समझने के लिए आपको किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए, या फिर जब आप ये कोर्स करेंगे तो आप खुद ही फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाएंगे। दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर इन्फ्लेशन एज अ फैक्टर इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। तो जब भी हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी है तो हमें इन्वेस्टमेंट को, अपने इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखना है। रिमेंबर टू लुक एट एन इन्वेस्टमेंट रियल रेट ऑफ रिटर्न विच इज द रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन। तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो क्या होता है? रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन। यानी अगर आपको, आपका इन्फ्लेशन 6% का है और अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट में, किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जिसमें आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपको इफेक्टिव रिटर्न कितने परसेंट का मिला? 2% का मिला। ठीक है, तो 2% का रिटर्न आएगा आपके पास। और अब इसमें हमें ये भी देखना होगा, उसमें टैक्स का भी इम्प्लीमेंटेशन होता है। वे आपने जो रिटर्न कमाया तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट तो टोटल आपके अर्निंग पे टैक्स लगा देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड में क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाती है गवर्नमेंट 10% का टोटल अर्न पे। तो यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपका 10 लाख रुपए हो गया 20 साल 30 साल बाद बढ़ के, तो अब आपको जितना बढ़ा हुआ पैसा है, 1 लाख तक तो फ्री है, 1 लाख के ऊपर जितना भी बढ़ा हुआ पैसा है उस पर आपको 10% का टैक्स लगेगा। अप टू 1 लाख तक अभी आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो 8 लाख पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका 80,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि टैक्स और प्लस इन्फ्लेशन कटने के बाद हाथ में क्या बचा। तो ज्यादातर केस में हमें यह पता चलता है कि टैक्स और इन्फ्लेशन कटने के बाद हाथ में कुछ नहीं बचा, या हमारा निगेटिव ही हो गया। इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग कभी भी रैट रेस से निकल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं पैसे जोड़ रहा हूं, मैं पैसे बचा रहा हूं, लेकिन आपके पैसे घट रहे हैं, आप टैक्स भी दे रहे हैं और प्लस आपका इन्फ्लेशन भी लग रहा है, तो आपका रिटर्न तो निगेटिव हो जा रहा है कहीं ना कहीं पे। अगर आपने इन्फ्लेशन से पैसे बचा लिए तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, उसके बाद आपका निगेटिव हो गया रिटर्न। तो लोगों को ये पता ही नहीं होता है, इसीलिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है इस समय, जो उनको ये बता पाए कि भाई आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको टैक्स भी बचाना है और प्लस आपको रिटर्न्स भी बनाने हैं। और एक दो मैं आपको एग्जांपल और दे दूं कि जो
दुनिया में अमीर आदमी है, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है, वो टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स कौन देते हैं? गरीब लोग देते हैं, मिडिल क्लास लोग देते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि मैं अपनी सेक्रेटरी से कम टैक्स पे करता हूँ। वॉरेन बफेट का नाम आप लोगों को पता ही होगा, लीजेंड इन्वेस्टर हैं, दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में एक रहते हैं। तो वो कहते हैं मैं अपनी सेक्रेटरी से कम टैक्स देता हूँ। तो यानी कि जितने अमीर लोग हैं, अगर वो अपने वेल्थ पे टैक्स देने लगे तो बहुत हैवी टैक्स पे करना होगा, तो वो कहीं ना कहीं से टैक्स को अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है, वो कानूनों के लूपहोल का फायदा उठा के टैक्स को अवॉइड कर लेते हैं इसलिए। और वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। तो उन्होंने इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमाए और टैक्स को भी अवॉइड कर दिया, इसलिए वो रियल टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। और ऐसे दुनिया में सिर्फ 2-5% लोग ही होते हैं। इसलिए हमेशा 4-5% लोग ही पूरी दुनिया में राज करते हैं, और एटलीस्ट 2%। अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढने जाएंगे तो टोटल पॉपुलेशन का 2% हो गए। 98% को ये सब ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं, जिसमें से 70-80% लोग तो ऐसे होते हैं जो घोर गरीबी में रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं पूरी लाइफ में। सिर्फ 20% लोग कुछ समझदार होते हैं, जिसमें से 2% लोग पूरी दुनिया में राज करते हैं। मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, ठीक है, इस तरह के लोग, मुकेश अंबानी, टाटा फैमिली, ठीक है, तो बिरला, तो ये सारे लोग समझदार लोग और 2% में आते हैं। तो ये कोर्स करने के बाद आपको भी 2% में आना है। और पैसा कमाना आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। आप कितना पैसा कमाएंगे, कितनी वेल्थ क्रिएट करेंगे, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका कंसेप्ट, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है। आपका सैलरी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं आपसे बात करूं कि 2 लोग हैं, मान लीजिए आप 2 लोग हैं, ठीक है, इनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपये महीना है, लेकिन इनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता। इनकी जो 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है उसमें से ये सारा खर्च कर देती हैं, और उसके बाद भी इनको कभी कभी दोस्तों से उधार लेना पड़ता है कि अगले महीने देंगे, ये काम आ गया, एकदम से बच्चे का एडमिशन कराना है, 1 लाख रुपए जमा करने हैं, एडमिशन फीस, अब मेरे पास है नहीं, उधार लिया, फिर उसको वापस किया। दूसरा फ्रेंड जो है उसने क्या किया, वो उसकी सैलरी 50,000 है, लेकिन वो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, 45,000 में ही खर्चे चला रहा है, 10% अपनी सैलरी का बचा ले रहा है। थंब रूल तो ये है कि मिनिमम 20% बचाना चाहिए, 20% एनी हाउ बचाना ही चाहिए। अगर 20% आप नहीं बचा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ठीक है, दिस फाइनेंशियल क्राइम कर रहे हैं अपने साथ। तो अब अगर हम दोनों में से पूछें कि कौन ज्यादा वेल्दी है, तो जनरली लोगों का परसेप्शन क्या रहता है, जिसकी सैलरी ज्यादा है वो ज्यादा अमीर है, ठीक है। लेकिन जिसके पास सैलरी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे वेल्दी वो होता है जिसके पास मनी मैनेजमेंट स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं। भले एक दोस्त 50,000 रुपये कमा रहा है, दूसरा 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए वाला अगर कर्ज में रह रहा है, वो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीब है। दूसरा वाला 50,000 रुपये कमा भी रहा है और उसमें अपने खर्चा भी चला रहा है और फ्यूचर के लिए बचा भी रहा है, उसने 20 साल 30 साल सेविंग भी कर ली, तो वो बहुत जल्दी 20 साल की एज में अगर उसने काम करना शुरू किया तो 40 साल की एज पे वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेगा। उसके पास इतना पैसा हो जाएगा कि वो बाकी की जिंदगी बिना किसी काम के भी आराम से अपने इन्वेस्टमेंट से ही अर्न करके कमा सकता है, ठीक है। यानी बिहेवियरल फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होता है, टैक्स को कैसे अवॉइड करना है, ठीक है, टैक्स को कैसे सेव करना है, ये सब सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।